Welcome to our physics tutorial channel Grand Physics. We are discussing forces. We have solved many problems on Newton's laws of motion, including friction as well. But in today's class, we are going to discuss one important concept, that is frame of reference. We have some idea, we have already discussed it when motion were discussed, but now we shall see how two types of frames are different to each other. One is inertial frame of reference and another is non-inertial frame of reference. You can find the series of lectures on my YouTube channel Grand Physics. So let's start our today's discussion. In today's discussion, we are going to devote our time on inertial and non-inertial frame of reference. In the class, we shall also discuss a concept of pseudo force, when and how to apply pseudo force to make the list of the forces acting on a body. तो आज के क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो मैंने आपको बताया था, या आप सभी जानते हैं अब, कि किसी भी पार्टिकल के मोशन और कॉज ऑफ मोशन को डिस्कस करने के लिए हम लोगों को 3 थिंग्स की जरूरत पड़ती है. वन इज ऑब्जेक्ट, दूसरा जो है वो है ऑब्जर्वर, और तीसरा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस. फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहने का मतलब है कि वैसा सिचुएशन, वैसा पोजीशन जहां से कोई भी पार्टिकल जो मोशन में है उस पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करके कमेंट करने के लिए जा रहा है. तो ऑब्जर्वर जो कि मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, उस ऑब्जर्वर का पोजीशन और सिचुएशन क्या है, उस चीज को जब हम कंसीडरेशन में लाते हैं तो उसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. कि किस रेफरेंस में कोई भी ऑब्जर्वर किसी भी पार्टिकल के मोशन पे कमेंट करने के लिए जा रहा है. और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अस. अगर रेफरेंस बदल जाता है तो ऑब्वियसली मोशन का एनालिसिस जो होगा वह चेंज कर जाएगा. जैसे कि जब कोई भी ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़े होकर के किसी मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, या जब वही ऑब्जर्वर एक्सीलरेट करता है खुद और तब मोशन को ऑब्जर्व करता है, दोनों में डिफरेंसेस आ जाएंगे. सपोज कि एक स्कूल बस जा रही है, आप ग्राउंड पे खड़े होकर के उसके मोशन को डिस्कस करना चाहते हैं, उसके मोशन को एनालाइज करते हैं, और कोई भी स्टूडेंट या टीचर स्कूल बस के इनसाइड, स्कूल बस में किसी भी पार्टिकल के मोशन को डिस्कस करना चाहता है, यह एक डिफरेंट होगा उससे. तो जब किसी भी पार्टिकल जो मोशन कर रहा है उसको जो ऑब्जर्व कर रहा है उसका पोजीशन और सिचुएशन क्या है, इस चीज को जब हम कंसीडरेशन में लाते हैं तो उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस. तो जब हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करेंगे तो चलिए देखते हैं किसी भी पार्टिकल का. सपोज कीजिए कि एक पार्टिकल यहां P है जो इस पॉइंट पे रखा हुआ है, और इस पार्टिकल का जो पोजीशन वेक्टर है, सपोज करते हैं कि यह एक्स एक्सिस है और यह वाई एक्सिस है. यह एक फ्रेम है S जो कि ग्राउंड पे है और स्टैटिक है, यह मूव नहीं कर रहा है. एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं,
इसको x डैश और इसको y डैश लेते हैं और इस फ्रेम का को हम नाम देते हैं s डैश। तो किस तरीके से इसका हम पोजीशन वेक्टर लिखेंगे? तो इस पार्टिकल के अगर पोजीशन वेक्टर को आप लिखना चाहते हैं, सपोज कि आप पॉइंट P यहाँ पे, तो अगर पोजीशन वेक्टर की बात करेंगे, या O है या O डैश है, तो OP जो एक वेक्टर होगा यह पोजीशन वेक्टर होगा विथ रेस्पेक्ट टू फ्रेम S। OP वेक्टर OP यह क्या है? तो पोजीशन वेक्टर है विथ रेस्पेक्ट टू S। और अगर इसका पोजीशन वेक्टर दिस डायरेक्शन में, यहां से लिखेंगे आप तो क्या आ जाएगा? O डैश P, O डैश P पोजीशन वेक्टर विथ रेस्पेक्ट टू S डैश। तो जब इसके पोजीशन वेक्टर में चेंज आएगा किसी भी रेफरेंस पर, अगर OP में चेंज आएगा तो यह S फ्रेम ऑफ रेफरेंस के रेस्पेक्ट में चेंज होगा, और यदि टाइम के साथ पोजीशन वेक्टर में चेंज होगा तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगा, और टाइम के साथ यदि वेलोसिटी में चेंज होगा तो डिफरेंशिएट करके आप उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से O डैश OP एंड O डैश P पोजीशन वेक्टर है जो कि यहां पे दिया गया है। और यहां से जब आप देखेंगे तो O डैश इस S डैश का पोजीशन वेक्टर है। तो O डैश पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विथ रेस्पेक्ट टू S, करेक्ट है। तो आप यदि देखेंगे तो O P और O डैश यह एक ट्रायंगल बना रहा है। तो यहां से आप देखेंगे कि O डैश प्लस O डैश P जो है वह OP के बराबर होगा फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन क्या कहता है कि यदि एक वेक्टर के हेड पे दूसरे का टेल होगा तो यह लाइन जो है यह रिजल्टेंट R कहलाएगा। अगर PQ दो वेक्टर है तो यह रिजल्टेंट R, तो सिंपल O डैश प्लस O डैश P जो होगा वो OP के बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे? फ्रॉम वेक्टर लॉ ऑफ ट्रायंगल एडिशन, क्या हो जाएगा? यहां से हम लिखेंगे कि OP इक्वल्स टू O डैश प्लस O डैश इंटू P, इसको इक्वेशन वन किया, करेक्ट। तो OP क्या है? पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू O, जिसको हम क्या लिख सकते हैं कि पोजीशन वेक्टर R सपोज कीजिए, यहां पे अगर ले लेंगे R, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S, तो P विथ रिस्पेक्ट टू S। इसी तरह से O डैश P होगा R पोजीशन ऑफ वेक्टर P विथ रिस्पेक्ट टू S डैश, और इसका वैल्यू होगा R पोजीशन वेक्टर ऑफ S डैश विथ रिस्पेक्ट टू S, करेक्ट। ये पोजीशन वेक्टर है। तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में इसके इक्वेशन को लिख रहे हैं इक्वल्स टू R पोजीशन वेक्टर ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू S डैश प्लस
position vector of s dash with respect to s. This will be equation number 2. तो पोजीशन वेक्टर के टर्म में आपको यह इक्वेशन मिल गया. इफ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड तो क्या हो जाएगा, डी आर पी एस बाई डी टी इक्वल्स टू डी आर पी एस डैश बाई डी टी प्लस डी आर एस डैश एस बाई डी टी. करेक्ट. तो पोजीशन वेक्टर को यदि हम डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, वेलोसिटी. पोजीशन वेक्टर को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी विल गेट, वेलोसिटी. तो नाउ you can write velocity of p with respect to s equals to velocity of p with respect to x dash plus velocity of s dash with respect to s. Correct. So now write down this equation here. Velocity of p with respect to s equals to velocity of p with respect to s dash plus velocity of s dash with respect to s. एक पहला इक्वेशन मुझे प्राप्त. अब यदि इस इक्वेशन को आप देखेंगे, नाउ लेट्स डिस्कस दिस. तो वेलोसिटी ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू एस, मतलब अगर यह इस पार्टिकल मूव कर रहा है और इस पार्टिकल को हम इस फ्रेम से डिस्कस करना चाहते हैं, इसकी वेलोसिटी v है, सपोज इस डायरेक्शन में हमने इसको वेलोसिटी v दे करके रखा है, इसका वेलोसिटी इस ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, इस इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस s के रेस्पेक्ट में कोई भी पार्टिकल यदि बता रहा है कि वेलोसिटी v है, तो उसके वेलोसिटी को इस दोनों फ्रेम के रेफरेंस में हम ये बता सकते हैं. लेकिन ये एक अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस डैश है. तो अगर हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहेंगे, इस पार्टिकल की वेलोसिटी को डिफाइन करना चाहेंगे दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, तो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन सा है हम लोगों का, पी वी पी एस वन. तो अगर वी पी एस वन की हम लोग बात करेंगे, यहां से वी पी एस वन की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, वी पी एस माइनस वी एस डैश एस. तो यह फ्रेम अगर स्टैटिक है, अगर यह फ्रेम स्टैटिक है, मूव नहीं कर रहा है, वेलोसिटी इसकी 0 है, रेस्ट पे रखा हुआ है, तो वी एस एस डैश कितना होगा, 0. तो if frame S1, let's remove all these things now and try to understand the concept behind it. What is the concept? कि if S dash is at a rest, यह मूव नहीं कर रहा है, यह फ्रेम खुद, दूसरा फ्रेम खुद मूव नहीं कर रहा है, तो एस एस डैश कितना हो जाएगा, 0. तो यहां से हम क्या लिखेंगे, वी पी एस डैश इक्वल्स टू वी पी एस. मतलब कि जब यह फ्रेम रेस्ट पे रखा हुआ है, यह फ्रेम रेस्ट पे रखा हुआ है, तो इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में या इस फ्रेम के रेस्पेक्ट में, किसी भी रेस्पेक्ट में उसकी वेलोसिटी क्या होगी, सेम कही जाएगी. लेकिन यदि यह फ्रेम खुद वेलोसिटी पे है, इसकी कुछ वेलोसिटी है, तो इस फ्रेम के रेफरेंस में उसकी वेलोसिटी जो होगी वह वीपीएस, वीपीएस मतलब वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द फ्रेम एस माइनस वेलोसिटी ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस. इस फ्रेम के वेलोसिटी को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा. जैसे एग्जांपल के लिए हम लोग बोलते भी हैं कि अगर वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रिस्पेक्ट टू 2 निकालना है तो क्या करते हैं कि वेलोसिटी
ऑफ 2 माइनस वेलोसिटी ऑफ 1। अगर दो पार्टिकल है उसके रेफरेंस में हम निकालना चाहते हैं तो वेलोसिटी ऑफ सेकेंड माइनस वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट करना पड़ता है हमको। तो इस तरीके से जैसे कि इसको हम लोग क्या लिखेंगे कि V12 इक्वल्स टू V2 माइनस V1, वेलोसिटी ऑफ 1 विथ रेस्पेक्ट टू 2। इसी तरीके से हम लोग एक्सीलरेशन को भी लिखते हैं, एक्सीलरेशन 1 2 मीन्स एक्सीलरेशन ऑफ 2 माइनस एक्सीलरेशन ऑफ 1। इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। तो इस इक्वेशन से यह चीज फाइंड होता है। अब यदि ये सारे के सारे चीजें इसी तरीके से हैं तो क्या होगा? ये क्या था कि चेंज ऑफ फ्रेम। अगर फ्रेम खुद चेंज कर रहा है तो मतलब डिस्कशन का हम लोगों का ये है कि अगर किसी भी पार्टिकल के मोशन को एनालाइज करने के लिए हम रेफरेंस को चेंज कर देंगे, जहां से ऑब्जर्व करके कमेंट करने वाला है उस पोजीशन उस सिचुएशन को चेंज कर देंगे, तो पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर, पार्टिकल का वेलोसिटी और आगे देखेंगे कि पार्टिकल का एक्सीलरेशन जो है वह क्या करेगा, चेंज करेगा। अब यदि एक्सीलरेशन की बात करूं तो कैसे निकलेगा इस इक्वेशन से? इस इक्वेशन से अगर हम एक्सीलरेशन निकालना चाहे तो लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वी पी एस इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ वी पी एस डैश प्लस डी बाई डी टी ऑफ वी एस डैश एस। इसको ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से इसका होगा। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या कहलाएगा? एक्सीलरेशन। तो एक्सीलरेशन ए पी विथ रेस्पेक्ट टू एस इक्वल्स टू एक्सीलरेशन ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू एस डैश प्लस एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश विथ रेस्पेक्ट टू एस। करेक्ट। तो यह बताता है, अब देखिए कि अगर यह फ्रेम जो है आइदर रेस्ट पे है और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, इफ एस डैश एट रेस्ट और moving with constant velocity, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा तो क्या हो जाएगा? अगर यह कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ए एस डैश एस इक्वल्स टू 0, यह पार्ट क्या हो जाएगा? 0। और अगर यह पार्ट 0 होगा आप सिंपली यहां से देख सकते हैं कि ए पी एस इक्वल्स टू ए पी एस एस। तो अब क्या है इसका मतलब? क्या कि इनर्शियल हम बोलते हैं जिस फ्रेम को हम स्टैटिक मानते हैं। जैसे जब किसी भी पार्टिकल को ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, जब कोई ऑब्जर्वर ग्राउंड पे खड़ा होकर के उस पार्टिकल पे कमेंट करता है, उस पार्टिकल के ऑब्जर्वेशन को देता है, उसको हम इनर्शियल मानते हैं कि सारी चीज उसके रिस्पेक्ट में हो रही है। एब्सोल्युटली ऐसा नहीं है, बट रिजल्ट में बहुत ज्यादा का डेविएशन नहीं आता है, तो हम बताते हैं कि वो पार्टिकल क्या है, रेस्ट पे है। फॉर एग्जाम्पल यू कैन राइट डाउन दिस। So now I am moving all these things also. तो यहां से एक इक्वेशन जो निकल करके हम लोगों को मिला, इस इक्वेशन को अभी हम रखेंगे ए पी एस इक्वल्स टू ए पी एस डैश प्लस ए एस डैश इंटू एस। और इस सारी चीजों को हम रिमूव, तो अब क्या होगा? तो
तो ना इस फ्रेम को अगर हम ग्राउंड लेवल, एनीथिंग ऑन द ग्राउंड स्टैटिक और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी विल बी कंसिडर्ड एज द इनर्शियल फ्रेम। तो क्या होगा कि फ्रेम एट ग्राउंड, ग्राउंड का मतलब अर्थ से है, और मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी with respect to earth can be considered as inertial frame। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? inertial frame। अगर है तो, क्योंकि अगर यह एस डैश की भी बात करूं और ये एस डैश कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, भी कांस्टेंट है, तो यह एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0। तो उस केस में ए पी एस डैश के बराबर ही होगा। तो दोनों रेफरेंस में, दोनों फ्रेम में उस पार्टिकल के एक्सीलरेशन क्या होगा? सेम होगा। इसीलिए हम इसको मानते हैं कि यह इनर्शियल फ्रेम है। दूसरी कोई भी चीज है, कोई भी रेफरेंस जो कि एक्सीलरेट कर रहा होगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और वह उस मोशन पे कमेंट करेगा, तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम कहलाएगा। जैसे इसमें आप दूसरा पॉइंट को भी हम लोग लिख सकते हैं कि एनी फ्रेम एक्सीलरेटिंग with respect to ground is called non-inertial frame। उसको हम क्या बोलेंगे? नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम क्लियर है। अब अगर इस चीज को हम आगे बढ़ाऊं, इस डिस्कशन को, तो क्या होगा? अब ऐसा है, आपको एक एग्जांपल लेकर के हम लोग देखते हैं। सपोज कीजिए कि यह एक लिफ्ट है, यहां से कोई भी बॉब इसमें लटका हुआ है, इसका मास m दिया हुआ है और यहां पे कोई ऑब्जर्वर है। जो कि इस लिफ्ट में है और सपोज कि यह लिफ्ट ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। तो इस केस में एस जो है, जरा गौर से देखिए, अगर यहां से मैं देखूं इसको, तो ये एस है, और अगर इस लिफ्ट की ही बात करूं तो ये एस डैश है। अब इसके मोशन में चेंजेस क्या आएंगे जो देखते हैं हम लोग। तो इस पार्टिकल का यदि आप फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो क्या आएगा? इस बॉल का अगर मास m है तो एक फोर्स mg का नीचे और दूसरा टेंशन का ऊपर आएगा। करेक्ट? वेट का फोर्स नीचे और टेंशन का फोर्स ऊपर आएगा इस पार्टिकल पे। अब यदि इससे पूछा जाए, जो कि ये लिफ्ट के अंदर कोई भी आदमी एनालाइज कर रहा है मोशन को, और यह इस बॉल के बारे में बताएगा, तो बताएगा कि यह बॉल जो है, जो हैंग कर रहा है लिफ्ट के छत से, वह क्या है? रेस्ट पे रखा हुआ है, उसमें कोई किसी भी तरह का चेंजेज नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू दिस वन, मतलब एस डैश के रेफरेंस में यह क्या है?
रेस्ट पे है। लेकिन जब ग्राउंड से इस रेफरेंस से कोई भी आदमी या ओ से बोलेगा ये ओ डैश है, आप अगर इस ओ रेफरेंस से बात करेगा तो वह क्या बताएगा कि यह ए एक्सीलरेशन से, चूंकि पूरे का पूरा लिफ्ट नीचे आ रहा है तो यह भी ए एक्सीलरेशन से नीचे आ रहा है। बट दिस इज नॉट पॉसिबल। एक टाइम पे एट गिवन एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम व्हेन समबडी स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड and analyzing its motion, what he will comment that this ball is also coming downwards with acceleration a. But when this man inside the lift is commenting, what he observes that the ball is at rest. So at same instant of time we have two comments. One is saying accelerating, another is saying at rest. So at the same instant of time, it cannot be possible. A particle will be in two different state of motion. Correct? या नहीं हो सकता है। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आएंगे तो इस फ्रेम में क्या है, अगर आप न्यूटन का फर्स्ट लॉ लगाएंगे, न्यूटन का फर्स्ट लॉ को लगाएंगे तो यह क्या बोलेगा, T इक्वल्स टू mg इसके लिए। लेकिन T इक्वल्स टू mg अगर है या इस T इक्वल्स टू mg, क्योंकि एक्सीलरेशन नहीं है, एक्सीलरेशन नहीं है तो यह बोलता है कि T इक्वल्स टू mg है। यह बोलेगा कि नहीं, यह पार्टिकल नीचे की तरफ मोशन कर रहा है तो इस पे नेट फोर्स काम कर रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में नेट फोर्स 0 है। तो इन फ्रेम एस डैश एफ नेट की बात करूं इक्वल्स टू 0, नेट फोर्स 0 है, मतलब क्या है कि T इक्वल्स टू mg है, यह बता रहा है। तो एफ नोट 0 है, इसका मतलब एक्सीलरेशन भी क्या है, 0 है, इसका एक्सीलरेशन भी क्या है, 0 है। लेकिन जब इसके रेस्पेक्ट में करते हैं इन फ्रेम एस, क्या है कि एफ नेट नॉट इक्वल्स टू 0 बिकॉज ए नॉट इक्वल टू 0। अगर ए 0 नहीं है तो ये नहीं है, तो कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है। तो क्या है कि अगर मोशन को एनालाइज करते हैं और कोई भी ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे कि न्यूटन्स का लॉ जो है वो एप्लीकेबल है, वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। एंड नॉट एप्लीकेबल तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाता है। जैसे कि फ्रॉम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या बताता है कि अगर इफ एफ नेट इक्वल्स टू 0 देन ए इक्वल्स टू 0, नेट एक्सीलरेशन भी उसका 0 होगा। और यह दूसरा स्टेटमेंट भी कर सकते हैं हम लोग कि इफ ए equals to 0, F net with vector sums of all the forces acting on that particle is 0। ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ बताता है कि if the vector sum of all the forces acting on a particle is 0, the particle continues its state of motion, means it is at rest or moving with constant velocity। यही होगा। तो इस कंडीशन का मतलब क्या है, इस कंडीशन का मतलब है कि पार्टिकल इज एट रेस्ट और क्या होगा, या तो रेस्ट पे होगा या क्या होगा, मूविंग
with constant velocity. तो या तो रेस्ट पे होगा या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा. अगर ये लॉज, जो ये दो चीज हम लिखे हैं, इन दोनों के बारे में हम लोग जानते हैं. अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन इज एप्लीकेबल इन एनी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, दैट इज इनर्शियल, एंड वेयर देयर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन फेल्स, it is non-inertial frame of reference. So, removing, so what happens? Newton's laws are applicable only in inertial frame. If Newton's laws are not applicable, frame is non inertial. तो ऐसा फ्रेम जहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल होगा वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. या उसको हम वाइस वर्सा ऐसे बता सकते हैं कि अगर न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन एप्लीकेबल है तो वह इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, और अगर एप्लीकेबल नहीं है तो वह नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहलाएगा. तो इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम के बारे में हम लोगों ने सीखा. अभी यहां से एक कॉन्सेप्ट को हम लोग डिराइव करने की कोशिश करेंगे. एक कॉन्सेप्ट डिराइव करेंगे जिसको बोलेंगे स्यूडो फोर्स. जिसको क्या बोलेंगे? स्यूडो फोर्स. तो कैसे होगा? स्टिल in non-inertial frame of reference, Newton's laws of motion are not applicable. But still, if you want to apply Newton's laws in non-inertial frame of reference, you can do that. But for that purpose, we have to learn a new concept. So in the next lecture, we shall study the new concept of pseudo force. Here I am just giving a clue what pseudo force actually is. So suppose you are in non-inertial frame dealing with non-inertial frame, and now you have to define pseudo force. So what happens there? अगर आप देखेंगे इसको, acceleration of p with respect to s equals to acceleration of acceleration of p with respect to s dash plus acceleration of s dash with respect to s. करेक्ट? तो यहां से अगर हम acceleration, suppose p has acceleration a with respect to s dash. This particle p has acceleration s dash, and this a has acceleration a naught with respect to s. A naught with respect to s. So now what is this value? This is our a naught, and acceleration of p with respect to a, that is given. यह है. तो यदि आपको a निकालना है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी है, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात करनी है, तो कैसे आप बात करेंगे? लेट द मास ऑफ पार्टिकल इज m. अगर बात करूं, लेट मास ऑफ p इज m. a क्या है? एक्सीलरेशन ऑफ p विथ रेस्पेक्ट टू
एस डैश, और ए नॉट क्या है, एक्सीलरेशन ऑफ एस डैश, इस फ्रेम का एक्सीलरेशन है, यह फ्रेम खुद ए नॉट से आगे की तरफ जा रहा है विथ रेस्पेक्ट टू एस, तो विथ रेस्पेक्ट टू एस ये हमको दिया हुआ है, ये सपोज करो इक्वेशन 1 है। तो अब हमारे पास जो इक्वेशन है वह क्या बता रहा है कि ए पी एस इक्वल्स टू ए पी एस डैश प्लस ए एस डैश एस, ये बता रहा है। तो आप इसको अगर m से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ तो यह फोर्स आ जाएगा, फोर्स आ जाएगा। तो ये a एक्सीलरेशन है फ्रेम का, तो a इक्वल्स टू यहां से क्या आ जाएगा, अगर यहां से a लिखेंगे आप तो ए पी एस इक्वल्स टू ए प्लस ए नॉट, अब यदि आपको ए कैलकुलेट करना है, ए कैलकुलेट करना है तो ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए पी एस माइनस ए नॉट, मतलब ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका जो एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन से इस फ्रेम का जो टोटल एक्सीलरेशन है उस एक्सीलरेशन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो यहां से अगर आप लिखेंगे तो ये क्या है कि एफ नेट है जो कि ग्राउंड के रेस्पेक्ट में है, इसको जो बोलेंगे हम ये एस फ्रेम के रेस्पेक्ट पे है, या एफ एस बता दीजिए इसको आप, यहां से क्या होगा एफ एस डैश प्लस ये एस एस डैश क्या था, ए नॉट था, एम ए नॉट। तो यहां से आपको एफ एस डैश जो निकलेगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड वो क्या आएगा, एफ एस माइनस एम ए नॉट माइनस एम ए नॉट। तो यहां से यदि एक्सीलरेशन हम निकालना चाहेंगे ए, अगर इस पार्टिकल का एक्सीलरेशन ए निकालना चाहेंगे तो ये क्या होगा, एम इंटू ए इक्वल्स टू एफ एस माइनस एम ए नॉट। तो यहां से क्या ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, एफ एस माइनस एम ए नॉट बाई एम, यही आएगा। तो एक नया फोर्स अगर इसको आप देखेंगे तो एक्सीलरेशन ए को क्या होना चाहिए था, एफ बाई एम, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है कि एफ माइनस एम ए नॉट बाई एम। अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकेंड लॉ की अगर बात करेंगे आप तो न्यूटन की सेकेंड लॉ के लिए क्या होना चाहिए था कि ए को इक्वल होना चाहिए था एफ बाई एम के, बट ये नहीं हो रहा है क्योंकि एक नया टर्म आकर के ऐड हो गया है जो क्या है, एम ए नॉट। एम ए नॉट क्या है, एक फोर्स है, मास इनटू एक्सीलरेशन एक फोर्स होगा। इस फोर्स का ही नाम हम लोग देते हैं स्यूडो फोर्स, जो कि कोई रियल फोर्स नहीं है। होना चाहिए था एफ बाई एम, लेकिन अब आ क्या रहा है, एफ माइनस एम नॉट बाई एम माइनस ए नॉट बाई एम। तो क्या है कि यह पार्टिकल की मोशन को जब हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बात करेंगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस को इनर्शियल बनाने के लिए, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन को एप्लीकेबल करने के लिए एक स्यूडो फोर्स, एक वर्चुअल फोर्स की बात करते हैं, जिस वर्चुअल फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, एम ए नॉट, एंड दिस इज नथिंग बट
pseudo force. तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग pseudo force पे कुछ और डिस्कशन रखेंगे और कुछ और कॉन्सेप्ट और प्रॉब्लम्स को नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे. तब तक इस टॉपिक को आप एक दो बार रीड कीजिए, स्टडी कीजिए और ट्राई टू लर्न द कॉन्सेप्ट. देन वी शैल डिस्कस प्रॉब्लम्स ऑन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस and we will also discuss the concept of pseudo force in the next class. Till now, thanks for joining. See you all in the next class.